हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एसएसटी ज्ञान सागर चैनल में। मैं प्रदीप कुमार। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ के बारे में हम स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स, जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, पवन। आज हम पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में इसको स्टडी करेंगे। पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी हैं, इसको हम डिटेल में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है शुष्क व अर्धशुष्क मरुस्थलीय भागों में पवन ही अपर्दन का सबसे शक्तिशाली साधन होता है। शुष्क और अर्धशुष्क कहाँ पे? जो मरुस्थलीय भाग होते हैं, जो मरुस्थलीय इलाका होता है, वहाँ पे पवन ही अपर्दन का सबसे शक्तिशाली साधन होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि वहाँ वर्षा नाम मात्र की होती है फ्रेंड्स। तथा जब वर्षा नाम मात्र की होगी, जब वर्षा होगी ही नहीं, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे आर्द्रता और वनस्पति की अभाव पाई जाती है। वनस्पति और आर्द्रता के अभाव के कारण मिट्टी का कण जो है वहाँ का ढीला हो जाता है, और ढीला होने के वजह से यहाँ पवन को यांत्रिक अपक्षय में बहुत सहायता मिलती है। जो अपक्षय होता है बहुत ही आसानी से कटा होता है। ऊंचाई पर अगर देखा जाए तो ऊंचाई पर पवन द्वारा कटाव कम होता है। जो ऊंचाई होता है पवन द्वारा कटाव कम होता है और भूतल के निकट अधिक होता है। अर्थात ऊंचाई के स्थान पर पवन द्वारा कटाव कम होता है, और जो तल होता है नीचे वाला हिस्सा भूतल के निकट, वहाँ पे पवन द्वारा कटाव अधिक होता है, क्योंकि बालू के कण अधिक ऊंचे नहीं उठ पाते हैं। इस वजह से भूतल के निकट जो है अधिक कटाव होता है। फ्रेंड्स, जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, यह अपरदनात्मक कार्य मुख्यतः भौतिक ही होता है। ये जितने भी अपरदनात्मक कार्य होते हैं ये भौतिक अपर्दन के अंतर्गत आते हैं, जो अपघर्षण, सन्निघर्षण तथा अपवाहन के रूप में किया जाता है। पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ निम्नवत हैं। आइए एक एक टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप हम चर्चा करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये फिगर है और टॉपिक फर्स्ट है वातगर्त। वातगर्त या अपवाह बेसिन क्या होता है? वातगर्त क्या होता है या इसको अपवाह बेसिन कहते हैं? इसको क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इस पे हम देखते हैं। पवन के अपवहन कार्य द्वारा अर्धशुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में धरातल पर बिछी रेत की उड़ाए जाने के कारण छोटे छोटे गर्तों का निर्माण होता है। पवन द्वारा अपवहन कार्य के अर्धशुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में, ये जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं, क्षेत्रों में धरातल पर बिछी रेत के उड़ाए जाने के कारण छोटे छोटे क्या होता है, गर्तों का निर्माण हो जाता है, जो क्रमशः बढ़कर विशाल आकार धारण कर लेते हैं। इन्हीं गर्तों को वातगर्त कहा जाता है। कहने का मतलब है, ये जो छोटे छोटे गर्तों का निर्माण होता है, ये धरातल पर बिछी रेत को उड़ाए जाने के कारण होता है। ये जो दिख रहा है स्क्रीन पे, ये उड़ाए जाने के कारण होता है। तो मरुस्थलीय धरातल पर बिछी रेत के उड़ाए जाने के कारण छोटे छोटे गर्तों का निर्माण होता है। ये जो गर्त हैं छोटे छोटे, इसी को बोलते हैं वातगर्त, अर्थात अपवाह बेसिन भी कहते हैं। और यह क्रमशः विशाल आकार धारण कर लेता है। इन्हीं गर्तों को वातगर्त भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट, छत्रक शैल या गारा। छत्रक शैल या गारा क्या होता है? यानी ए मशरूम रॉक और गारा। छत्रक शैल क्या होता है? इसको गारा के नाम से भी पुकारा जाता है। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, इमेज किस तरह दिखाया गया है।
यह पवन के अपघर्षण से बनी वह स्थलाकृति होती है। यह पवन के अपघर्षण से वह बनी वह स्थलाकृति होती है जो कुकुरमुत्ते जैसी लगती है, अर्थात जो मशरूम होता है, मशरूम के आकार जैसा दिखाई देता है। यानी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये मशरूम के आकार जैसा दिख रहा है। चट्टानों के निचले भागों में कटाव होने के कारण ऐसी आकृति होती है। ऐसी आकृति क्यों होती है? ये जो चट्टान है, चट्टान के निचले भागों में ये वाला हिस्सा और प्लस ये वाला हिस्सा, ये कटाव हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ की मिट्टी ढीली हो जाती है, वर्षा नहीं होती है, वर्षा का अभाव रहता है। वर्षा नहीं होने के कारण वहाँ की जो है नमी नहीं पाई जाती है, और नीचे जो क्या क्या कहते हैं, नीचे जो है मिट्टी ढीली होने की वजह से यहाँ पे अपरदन ज़्यादा होता है नीचे, और इसका रूप जो होता है मशरूम जैसा हो जाता है, कुकुरमुत्ते के आकार जैसा हो जाता है, जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो चट्टानों के निचले भाग में अधिक कटाव होने के कारण ऐसी आकृति बनती है। ये ऊपर वाला हिस्सा ज़्यादातर मैक्सिमम नीचे ही अपरदन होता है, और ऊपर वाला हिस्सा अपेक्षाकृत कम कटाव होता है। और ऐसा क्यों होता है? वहाँ पे टाइट होता है, वहाँ का जो चट्टान होता है अपेक्षाकृत टाइट होता है निचले स्तर से, इसलिए वो कुकुरमुत्ते की यानी मशरूम के आकार जैसा हो जाता है, और इसी को छत्रक शैल या गारा के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है जीवजन। जीवजन क्या होता है? यह दवातनुमा आकृति है, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। यह दवातनुमा आकृति होती है जिसका निर्माण वहाँ होता है जहाँ मुलायम और कठोर चट्टानों के परतें क्षैतिज अवस्था में होती है। मुलायम और कठोर चट्टानों की जो परत होती है ये किस तरह होती है? क्षैतिज अवस्था में होती है। क्षैतिज अवस्था में होती है। चट्टानों की दरारों में ओस भरने और रात में तापमान कम होने, यानी जो उसका दरार होता है, चट्टानों की दरारों में ओस भरने के कारण और रातों में तापमान कम होने के कारण मुलायम चट्टानों का अपरदन होने लगता है। जाहिर सी बात है, जब तापमान कम ज़्यादा होता है तो उन चट्टानों में दरारें पड़ने लगती है, फलस्वरूप अपरदन होने लगता है, और ऐसी स्थिति में कठोर चट्टानें भाग टोपी की भांति नज़र आती है। ये जो हिस्सा होता है ये टोपी के आकार नुमा जैसे हो जाता है, और इन्हें जीवजन कहा जाता है। इसका जो आकार होता है टोपी की भांति आकार हो जाता है, और इन्हें ही जीवजन के नाम से पुकारा जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, यारडंग। इस तरह का क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलता है। यारडंग, इसको मैं इसलिए लाया हूँ, जो इमेज इसमें दर्शाया गया है इसको मैं रंगीन कलरफुल इमेज को इसमें सबमिट किया हूँ, और इसको इसलिए किया हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। फ्रेंड्स, तो इसमें देख पा रहे होंगे कि जो इमेज है, कठोर और मुलायम चट्टानों के परते, कठोर और मुलायम चट्टानों के परते जब पवन की प्रवाह दिशा में होती है, अर्थात पवन की प्रवाह मतलब जिस तरह पवन चलता है, हवाएं जिस तरफ चलती हैं, चट्टानों की परतें पवन की प्रवाह दिशा में होती है, तो कड़ी चट्टानों की अपेक्षा मुलायम चट्टानें अधिक कटती है। जो मुलायम चट्टानें होती अधिक कटती है, तथा वहाँ नाली नुमा गड्ढे बन जाते हैं, इसे ही यारडंग कहा जाता है। जाहिर सी बात है, जब पवन चलता है तो जहाँ पे नमी चट्टानें होती हैं, ऐसी चट्टानें जहाँ पे नमी पाई जाती है, जो मुलायम चट्टानें होती हैं, वहाँ पर अपरदन कार्य बहुत ही आसानी से हो जाता है। जैसा कि ये स्क्रीन पे मैं बना रहा हूँ, यहाँ पर ये है नाली के आकार का बन गया है, फिर यहाँ भी अपरदन हुआ है, फिर यहाँ पर भी अपरदन हुआ है, फिर यहाँ पर ऐसे ऐसे जो गर्त बन जाते हैं, नालियाँ बन जाती हैं, और इसी को ही यारडंग कहते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ की
मुलायम चट्टानें होती हैं। मुलायम चट्टानों कटने की वजह से ऐसा होता है और इसको बोलते हैं यारडंग बोलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट टॉपिक है गुंबदाकार टीला या इंसलबर्ग। फ्रेंड्स, गुंबदाकार टीला क्या होता है, इंसलबर्ग क्या होता है, दोनों का एक ही नाम है, अलग अलग नामों से पुकारा जा रहा है। इंसलबर्ग बहुत पूछने को मिलता है परीक्षा में कि इंसलबर्ग क्या होता है, किसे कहते हैं, उसका आकार कैसा होता है, या इस तरह पूछा जाता है कि उसकी आकार इस तरह है तो इसको किस नाम से पुकारा जाता है। तो अगर इसको आप स्टडी किए रहेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी फ्रेंड्स। गुंबदाकार टीला इंसलबर्ग पवन के प्रभावकारी अपरदन से जब चट्टानी भाग कट छट कर समतल हो जाते हैं, ये जो भी है चट्टानी भाग एक कट करके क्या हो जाते हैं, समतल हो जाते हैं, यानी बराबर होते हैं, तथा यत्र तत्र कड़े चट्टान टीले के रूप में उभरे रहते हैं, तो उन्हें इंसलबर्ग के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, जो मरुस्थलीय इलाका होता है, मरुस्थलीय भाग होते हैं, वहाँ पर जो मुलायम चट्टानें होती हैं वो कट जाती हैं, कट छट करके कुछ ऐसे भी होते हैं जो समतल हो जाते हैं, एकदम बराबर हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जहाँ पर टाइट चट्टानें होती हैं और जो कि उसको काटने में समय लगता है, अपर्दन होने में समय लगता है। ऐसी स्थिति में वो चट्टानें नहीं कट पाती हैं और नहीं कटने की वजह से आपको इस तरह का टीला दिखाई देता होगा, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस तरह का उभरा सा आकृति दिखाई देती है। और एक कहाँ मिलती है, यत्र तत्र, मतलब जहाँ तहाँ कई जगह ऐसे आकृति उभरा सा मिलता है, और उभरा सा मिलता है, इसे ही इंसलबर्ग के नाम से जाना जाता है। एक गुंबदाकार टीला होता है गुंबद के आकार का, इसी को बोलते हैं फ्रेंड्स, तो इसको इंसलबर्ग के नाम से पुकारा जाता है। बाकी कटते कटते और भी जो भूम होते हैं उसको समतल कर देता है, और यत्र तत्र जहाँ तहाँ ऐसी स्थिति आपको देखने को मिलती है, और इसी को इंसलबर्ग के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ड्राई कांटर। ड्राई कांटर क्या होता है, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, भूमि पर बिछे कठोर चट्टानी टुकड़ों पर बालू युक्त हवा का आघात पड़ने से उनका आकार घिस कर चिकना व त्रिभुजाकार हो जाता है। ये त्रिभुजाकार टुकड़े ही ड्राई कांटर कहलाता है। फ्रेंड्स, थोड़ा इसका नाम टिपिकल है, इसके नाम से भी आप जान सकते हैं, ड्राई कांटर। आपको ध्यान देने वाली बात है, भूमि पर बिछे कठोर चट्टानें, ऐसी चट्टानें जो कठोर चट्टानें टुकड़ों पर बालू युक्त हवा आघात पड़ने पर, ऐसी चट्टानें जहाँ पर बालू युक्त चट्टानें पाई जाती हैं, ऐसे स्थान पर वहाँ का आकार घिसकर, जब पवन चलता है तो उसका आकार घिसकर चिकना हो जाता है, और चिकना होकर त्रिभुज के आकार जैसा हो जाता है। जब इस पे आघात पहुंचता है, ये वाला हिस्सा, जब पवन चलता है तो ये वाला हिस्सा कटते कटते घिस जाता है, और घिसने की वजह से ये कैसे बन जाता है फ्रेंड्स, ये त्रिभुज के आकार का बन जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो ये घिस कर चिकना भी हो जाता है, और प्लस ये त्रिभुज के आकार जैसी आकृति बन जाती है। ये त्रिभुज के आकार नुमा, यानी त्रिभुज के आकार जैसी आकृति बन जाती है, और इन त्रिभुजाकार टुकड़े को ड्राई कांटर कहा जाता है फ्रेंड्स। तो आई होप कि, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो मेरे चैनल को ऐसे लोग जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ऐसे लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें प्लीज़।
नेक्स्ट, फ्रेंड्स, जालीदार शिला। जालीदार शिला क्या होती है? जालीदार शिला जब तीव्र गति से चलने वाली पवन के मार्ग में विविधतापूर्ण रासायनिक संरचना वाली चट्टानें उपस्थित होती हैं। जब तीव्र गति से जब पवनें चलती हैं तो बहुत ढेर सारी चट्टानें मिलती हैं, और ऐसी चट्टानें जिसमें विविधतापूर्ण कई प्रकार के रासायनिक पदार्थ मिले होते हैं, उसमें रासायनिक संरचना वाले चट्टानें उपस्थित होती हैं फ्रेंड्स। तो उसके कोमल भागों को काट कर, जो उसको नरम भाग होते हैं, कोमल भागों को काट कर आर पार प्रवाहित होते हैं। फ्रेंड्स, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जिससे वह चट्टान जाली के समान दिखाई पड़ने लगता है। फ्रेंड्स, हम आपको बताना चाहेंगे, जब पवनें तीव्र गति से चलती है, बहुत ही तीव्र गति से चलती हैं, तो ऐसी स्थिति में जो चट्टानें होती हैं, उस चट्टान में रासायनिक जो पदार्थ होते हैं, उसमें कई प्रकार के रासायनिक संरचना वाले चट्टान पाए जाते हैं, और पाने की वजह से जब तीव्र गति से हवाएं चलती हैं तो जो उसका कोमल भाग होता है, कोमल भाग उसको धीरे धीरे काट देता है, और काटने के बाद ऐसा काटता है कि वो आर पार प्रभावित हो जाता है। जब चट्टानें कटती हैं पवन के बेग से, तो वो जो चट्टान होता है आर पार पूरा पार कर देता है। इस तरह पार करता है कि चट्टानें जाली के समान दिखाई पड़ने लगती हैं, यानी जाली जैसी आकृति बन जाती है। आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, देखो यहाँ पे ये सब जाली नुमा आकृति बन गई है, ये जाली जैसी आकृति बन गई है। इसी को जालीदार शिला कहते हैं फ्रेंड्स। अब अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं। जालीदार शिला क्या होती है? ऐसी चट्टानें जो कोमल परतें होती हैं, लेयर होते हैं, उसको काट करके और चट्टान को आर पार कर देते हैं, ताकि इससे जो प्रभावित होते हैं पवन, और उसमें जालीदार शिला बना देते हैं, जालीदार चट्टान बना देते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है बालुका स्तूप। बालुका स्तूप क्या होता है? आइए देखते हैं। ऐसे टीलें जो हवा द्वारा उड़ा कर लाई जाती हैं। ऐसी टीलें जो हवा द्वारा उड़ा कर लाई गई रेत आदि पदार्थों के जमाव से बनते हैं। ऐसी टीलें यानी बालुका स्तूप क्या होता है? ऐसी टीलें जो हवा द्वारा उड़ा कर लाई गई रेत और पदार्थों के जमाव से बनते हैं, यानी दूसरी जगह से उड़ा कर लाई गई हैं और अन्यत्र जगह इसको जमा की जाती हैं। इसी को बालुका स्तूप कहते हैं। ये पवन की दिशा में खिसकते हैं, यानी जैसे जैसे पवन की दिशा जाती है उसी की दिशा में इसका जो रेत होता है वो भी खिसकता है या स्थानांतरित रहते हैं, और इसको बरखान, अभी इसको बाद में देखते हैं, तो इसको बालुका स्तूप कहते हैं। बालुका स्तूप समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि ऐसी टीलें जो हवा द्वारा उड़ा कर लाई गई रेत जो होता है और दूसरे जगह अन्यत्र जगह उसको जमा की जाती हैं, ऐसे स्थिति को, ऐसे सिचुएशन को, ऐसे स्तूप को बालुका स्तूप कहते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये फर्स्ट वाला इमेज ये जो है बालुका स्तूप है। दूसरे जगह से रेत को उठा कर लाए हैं बैग के माध्यम से, पवन के माध्यम से, और ये अन्यत्र जगह ये जमा किया गया, इसी को बालुका स्तूप कहते हैं। दूसरा है फ्रेंड्स बरखान क्या होता है? ये भी परीक्षा में बहुत देखने को मिलता है फ्रेंड्स। बरखान अर्धचंद्राकार बालू का टीला होता है। पहले तो ये देख लीजिए, जिसके दोनों छोरों पर आगे की ओर नुकीला सींग जैसी आकृति निकली हुई होती है। बरखान क्या होता है? तो पहले तो ये जान लीजिए, बरखान अर्धचंद्राकार, आप देख पा रहे होंगे ये जो आकृति अर्धचंद्राकार है, ये है अर्धचंद्राकार बालू का एक टीला होता है।
जिसके दोनों छोरों पर आगे की ओर नुकीले सींग जैसी आकृति होती है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि एक आकृति ये निकली हुई है और एक आकृति ये निकली हुई है। ये जो है ये सींग जैसी आकृति निकली हुई है और ये अर्धचंद्राकार की आकृति जैसा है। ल्यूनेट, व्हेल, बैक स्तूप, तारा स्तूप, सीप आदि भी बालुका स्तूपों के विभिन्न प्रकार हैं। तो जितने भी हैं उसी के एग्जाम्पल हैं। बालुका स्तूपों के विभिन्न प्रकार हैं और सब एक ही कैटेगरी के, अलग अलग कैटेगरी के आते हैं ये सब। तो कुल मिला जुला करके इसको बालुका स्तूपों के विभिन्न प्रकार हैं। और ये बालुका स्तूप हो गया और ये हो गया बरखान हो गया फ्रेंड्स। फ्रेंड्स नेक्स्ट है लोयस। लोयस का मैदान। लोयस क्या होता है? जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे ये लोयस का मैदान है। होता क्या, आइए देखते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए महीन बालू कणों के बृहद निक्षेप को लोयस कहते हैं। आप समझ पा रहे होंगे मरुस्थलीय क्षेत्र में ऐसा क्षेत्र कहाँ पे, मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए, यानी जो पवन द्वारा हवा द्वारा उड़ाकर लाए गए महीन बालू कणों को, कैसे, महीन बालू कणों के बृहद निक्षेप जो उड़ाकर लाते हैं वो अन्यत्र जगह वो बहुत बड़े पैमाने पर उसको निक्षेप करते हैं। उस पवन को ला करके अन्यत्र जगह उसको जमा करते हैं और उसी को क्या कहते हैं, बृहद निक्षेप। इसी को लोयस कहते हैं फ्रेंड्स, इसी को लोयस कहते हैं। अन्यत्र जगह दूसरी जगह से ला करके दूसरी जगह उसको जमा करते हैं, उसी को निक्षेप, उसी को लोयस कहते हैं। इसकी मिट्टी जल मिलने पर अत्यंत उपजाऊ हो जाता है। यानी इसका जो मिट्टी होता है लोयस जो मैदान कहते हैं या लोयस की मिट्टी कह लीजिए, जो उड़ाकर लाए गए हैं अन्यत्र जगह, उसमें मिट्टी जल मिलने पर अत्यंत उपजाऊ हो जाता है। अगर मिट्टी का जल मिल जाता है या जल की मात्रा उसमें उपस्थित हो जाती है तो वो मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। चीन के उत्तरी मैदान में लोयस मिट्टी मिलती है जो गोबी मरुस्थल से उड़ाकर लाई गई है और ऑक्सीकरण के कारण इसका रंग पीला होता है। फ्रेंड्स इसका रंग पहला नंबर, लोयस का जो रंग होता है वो पीले रंग का होता है। आप एग्जाम्पल के तौर पर देख पा रहे होंगे कि गोबी मरुस्थल से उड़ाकर, कहाँ से, जो गोबी मरुस्थल विश्व का ऐसा मरुस्थल है जो कि ठंडा मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल ठंडा मरुस्थल है और यहाँ से उड़ाकर लाई गई ये मिट्टी है। ऑक्सीकरण के कारण इसका रंग पीला हो जाता है। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे ये आपका लोयस है ये। फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।